Assalamu alaikum and welcome to all. Today we are going to talk about blood, one of the important topic जहाँ से functions of blood का आना तय होता है एग्जाम्स में. बहुत ही important topic है blood. तो देखिए, नज़र रखिए, जब भी हम किसी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं हम उसको एक सिस्टम के अंदर स्टडी करते हैं. जैसे कि आपने डाइजेशन पढ़नी है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड किया गया है. रेस्पिरेशन पढ़नी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूड किया गया है. एक्सक्रीशन पढ़नी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में इंक्लूड किया गया है. इसी तरह जब भी हम ब्लड को स्टडी करते हैं इसको एक सिस्टम के अंदर इंक्लूड किया गया है जिसे कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ही ब्लड को इंक्लूड किया गया है. असल में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में तीन चीजें आती है हमारे पास. तीन चीजें हमारे पास आती है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में: हार्ट, blood vessels and finally blood. क्लियर? तो जब भी बेटा हम हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं, मैंने कहा कि जब हम ब्लड को स्टडी करते हैं इसको हम एक सिस्टम में पढ़ते हैं, एक सिस्टम के अंदर स्टडी करते हैं जिसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहा जाता है. तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमारे तीन चीजें आती है: एक हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. याद रखिए, जब भी हम हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं इसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है, कार्डियोलॉजी कहा जाता है. और जब भी हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़े, ब्लड वेसल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें, इसे एंजियोलॉजी कहा जाता है, एंजियोलॉजी. क्लियर? और जब भी हम ब्लड रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल करें, जब भी हम ब्लड के बारे में स्टडी करें या ब्लड के डिजीजेस के बारे में स्टडी करें, इसे हेमेटोलॉजी कहा जाता है, हेमेटोलॉजी. क्लियर? Therefore the study of heart is called as cardiology, the study of blood vessels is called as angiology and the study of blood is called as hematology. साथ ही साथ याद रखिए कि जो कार्डियोलॉजी का फादर था वो था थॉमस लेविस और एंजियोलॉजी का जो फादर था वो था विलियम हार्वे. और फाइनली जो ब्लड यानी हेमेटोलॉजी का फादर है जिसको आज हमने पढ़ना है, इस हेमेटोलॉजी का फादर है विलियम हैवसन. Am I clear? तो चले देखिए, मैंने कहा कि जब भी हम ब्लड के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें, जब भी हम ब्लड के बारे में स्टडी करें, इसे हेमेटोलॉजी कहा जाता है. और ब्लड को हम एक सिस्टम के अंदर स्टडी करें. सिंपल सी बात है, अगर हमने ब्लड को स्टडी करना है तो हमने जरूरी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को पढ़ना है. यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में तीन चीजें आती है: हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. ये तीनों के तीनों चीजें एक ही इंपॉर्टेंट काम में मदद करती है, दैट्स ट्रांसपोर्ट. इसीलिए हम लोअर क्लासेस में इसको एक अलग टाइटल के अंदर पढ़ते हैं जिसे ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है या ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स कहा जाता है. तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कितनी चीजें आती है? हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. और आज हमने किस टॉपिक के बारे में स्टडी करनी है? दैट इज ब्लड. तो चलते हैं ब्लड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम हासिल कर लेते हैं. इस टॉपिक को मज़ेदार और आसान बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो ब्लड है इसको हम तीन हिस्सों में पढ़ेंगे. पहले ब्लड का इंट्रोडक्शन जिसमें ब्लड की डेफिनेशन आ जाएगी, उसके बाद ब्लड की कंपोजिशन, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, और फाइनली हम ब्लड की फंक्शंस पढ़ेंगे. यूजुअली पहले ब्लड के फंक्शंस को पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने तय किया है कि ब्लड की फंक्शंस को मैं लास्ट में पढ़ाऊं ताकि जब आपको एरिथ्रोसाइट्स के बारे में मालूम हो, जब आपको आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल हो, जब आपको पता चले कि प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन्स है और उनका क्या काम है, तो आखिर में आप खुद ही ब्लड की फंक्शंस लिख सकते हो. तो चलते हैं ब्लड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम हासिल कर लेते हैं. पहले हम ब्लड की डेफिनेशन पे चलते हैं. ब्लड आखिर होता क्या है? तो याद रखिए, जो ब्लड होता है, आपको पता है कि ब्लड जो है ये बहुत सारी सेल्स का बना है. इसमें आरबीसीज है, इसमें डब्ल्यूबीसीज है, इसमें प्लेटलेट्स है. तो चूंकि ये सेल्स का बना होता है और आपको पता है जो सेल्स का बना होता है जिसमें बहुत सारी सेल्स हो उसे टिश्यू कहा जाता है. तो हम कहेंगे ये जो ब्लड है ये टिश्यू तो है, लेकिन ये कौन सा टिश्यू है? इट इज अ लिक्विड टिश्यू. तो इसीलिए इसे कहा गया है ब्लड इज अ फ्लूइड connective tissue. Blood is a fluid connective tissue. Blood एक liquid connective tissue है जो कि circulate करता है हमारी बॉडी में. That circulates in the body. That circulates
in and around the body, that circulates around the body. और सर्कुलेट करने के साथ साथ ये करता क्या है, it transports, ये ट्रांसपोर्ट करता है अपने साथ, ये चीज़ों को कैरी करता है, किन चीज़ों को, ऑक्सीजन को बेटा ये कैरी करता है अपने साथ, ये न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है अपने साथ, न्यूट्रिएंट्स, क्लियर, ये हार्मोन्स को कैरी करता है फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट, या ये जो हमारे ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको ये कैरी करता है फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लियर, या वेस्ट मटेरियल्स को भी ये रिमूव करने में मदद करता है, हीट प्रोडक्शन में भी मदद करता है। देखिए जो ब्लड होता है इट इज अ फ्लूइड, ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी में दैट सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी, जो हमारी सारी बॉडी में सर्कुलेट करता है और अपने साथ ट्रांसपोर्ट करता है, किसको, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। आपको पता है मैंने डाइजेशन पे वीडियो बनाया है और आपको पता है डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, और स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो फूड चला जाता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जिसे एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। व्हेन द फूड एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम इट्स कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। अब ग़िज़ा जब ब्लड स्ट्रीम में चला गया तो ये टारगेट सेल्स तक पहुंचता है, तो यही मैंने कहा कि इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स टू द टारगेट सेल्स। ये ऑक्सीजन भी कैरी करता है और ये हार्मोन्स भी अपने साथ कैरी करता है फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट, या ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी अपने साथ ले जाता है जहां भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो डेफिनेशन के बारे में हमने पढ़ा कि जो ब्लड होता है इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब देखिए ब्लड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं, ब्लड के फीचर्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं। इसके कुछ फीचर्स होते हैं या इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ब्लड के कुछ होते हैं, फंक्शंस में लास्ट में पढ़ाऊंगा, याद रखना। ब्लड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जब हम ब्लड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं पहले हम कलर के बारे में बात करेंगे, इसका कलर कैसा होता है। देखिए जो ब्लड का कलर है ये असल में डिपेंड करता है ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन का कंटेंट कितना है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसका अलग कलर होगा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो इसका अलग कलर होता है। तो यूजुअली हम कहते हैं कि जो एट्रियल ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो वो ब्लड स्कारलेट रेड होता है, स्कारलेट रेड। स्कारलेट का मतलब जान लीजिए आप, इट इज ब्राइट रेड। स्कारलेट का मतलब होता है इट्स ब्राइट रेड, यानी जो ब्लड आर्टरीज में होता है, जो ब्लड आर्टरीज में होता है जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वो ब्लड होता है ब्राइट रेड, क्लियर। लेकिन जो वीनस ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, वो ब्लड होता है डार्क रेड। एम आई क्लियर? डार्क रेड। तो कलर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिली कि जो ब्लड है इसका कलर जो है वो चेंज होता है, वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन। इफ कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन इज मोर, द कलर ऑफ द ब्लड विल बी ब्राइट रेड। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन इज नॉट मोर, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट, द ब्लड विल बी डार्क रेड। तो सिंपल में आप याद रखेंगे, ब्लड में ऑक्सीजन है तो ब्राइट रेड होगा, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है तो डार्क रेड होगा। एम आई क्लियर? तो इसके बाद देखिए, हम ये पहला था कलर, इसके बाद हम वॉल्यूम के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए कि जो ब्लड का वॉल्यूम होता है असल में ये 5 to 6 लीटर्स होता है, यानी बुक्स में दिखाया गया है कि ब्लड का वॉल्यूम जो होता है वो यूजुअली होता है 5 to 6 लीटर्स या 5.5 लीटर्स भी आप कह सकते हो, 5.5 लीटर्स। लेकिन असल में जो ब्लड वॉल्यूम है ये भी डिपेंड करता है बॉडी मास पे। जितना बॉडी मास ज़्यादा होता है उतना एक इंसान का ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा कि अगर आपको ब्लड का वॉल्यूम चेक करना है तो आप याद रखेंगे कि 70 to 80 ml पर केजी ऑफ बॉडी मास। यानी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दूं, अगर किसी बंदे का वेट जो है वो है 70 केजी, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 70 को 70 से ही या 80 से, दोनों में एक से आप मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज मैं करूं मल्टीप्लाई 80 से, तो ये करीबन 5.6 लीटर्स आता है। 5.6 लीटर्स ऑफ ब्लड अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 5.6 लीटर्स ऑफ ब्लड ये आता है। तो
ब्लड का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 5 to 6 लीटर्स और 70 to 80 ml पर केजी ऑफ बॉडी मास। क्लियर? सो ये वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन थी आपको। लेकिन छोटे बच्चों में जो ब्लड वॉल्यूम हम चेक करते हैं उनमें हम 70 to 80 ml पर केजी बॉडी मास नहीं लेते, बल्कि हम उनमें 85 to 105 ml पर केजी ऑफ बॉडी मास लेते हैं। क्लियर? तो ये वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम वॉल्यूम के बाद हम पीएच के बारे में बात करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जो ब्लड का पीएच होता है 7.35 टू 7.45। क्लियर? या आप 7.4 भी कह सकते हैं। तो ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है 7.4 या 7.35 टू 7.45। तो अभी तक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पढ़ा कलर। अगर एट्रियल ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ब्राइट रेड है। अगर वीनस ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये बेटा डार्क रेड होगा। और इसके बाद हमने वॉल्यूम के बारे में बात की। हमने कहा ब्लड का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 5 to 6 लीटर्स। क्लियर? अब हमने कहा पीएच, तो पीएच कितना होता है 7.35 टू 7.45। क्लियर? और इसके बाद अगर हम देखें ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.05 टू 1.06। 1.05 to 1.061 ये होती है ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आपको पता है अगर हमने किसी चीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करनी है तो हम उसको कंपेयर करते हैं वाटर से, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर होती है इक्वल टू 1। वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लड है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। और इसकी डेंसिटी तो हम कहते ही है इट इज मोर विस्कस। हम कहते ही है इट इज मोर विस्कस देन वाटर। ये पानी से ज्यादा विस्कस होता है क्योंकि इसमें सल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, प्रोटीन्स। क्लियर? तो इनकी वजह से ये जो ब्लड होता है इट इज मोर विस्कस देन वाटर। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके बारे में? ब्लड के बारे में। देखिए मैं फिर से आपको कंक्लूड करता हूं, मैं समराइज कर देता हूं एक बार। हमने कहा कि जब भी हम ब्लड के बारे में इंफॉर्मेशन करें, चाहे हम ब्लड के स्ट्रक्चर को पढ़े, कंपोजिशन वगैरह को पढ़े, चाहे हम ब्लड रिलेटेड डिजीजेस को पढ़े, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हेमाटोलॉजी। अब ब्लड होता क्या है? इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में और ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को या क्लॉटिंग फैक्टर्स को। क्लियर? उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की। हमने पहले कहा कि जो ब्लड का कलर होता है वो ब्राइट रेड होता है अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो। अगर ये वीनस ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन कम होता है तो ये डार्क रेड होगा। उसके बाद हमने वॉल्यूम के बारे में बात की और हमने कहा इसका वॉल्यूम होता है 5 to 6 लीटर्स। और अब पीएच के बारे में हमने बात की, कहा कि जो ब्लड का पीएच होता है वो होता है 7.35 टू 7.45। क्लियर? और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.052 टू 1.061। ये होती है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसकी डेंसिटी। और ये विस्कस होता है पानी से ज्यादा, ये विस्कस होता है। क्यों ज्यादा विस्कस होता है? क्योंकि इसमें सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। और याद रखिए एक बात कहना मैं भूल गया कि जो ब्लड होता है ये हमारी बॉडी का 7 to 8% बॉडी वेट कंस्टिट्यूट करता है। बॉडी वेट इट वेज अबाउट 7 to 8%। अगर आप टाटोरा की बुक को कंसल्ट करेंगे, आप एक बॉक्स में देखेंगे कि उसने दिखाया है कि इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 8% ऑफ द बॉडी वेट। लेकिन रॉस एंड विल्सन जो आपकी बुक है उसमें दिखाया गया है कि ये 7%, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 7% ऑफ द बॉडी वेट। तो आप रेंज याद रखेंगे कि इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट। एम आई क्लियर? तो चले अब हम ब्लड के कंपोजिशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बस थोड़ा और हम आपको बेसिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। तो अब हम ब्लड के कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। कंपोजिशन मतलब ये किस चीज का बना है। सपोज मैं आपको कहूं चेयर किस चीज की बनी है, आप कहोगे प्लास्टिक की बनी है। क्लियर? तो इसी तरह मैं अगर कहूं कि ब्लड किस चीज का बना है, इसे हम कहेंगे कंपोजिशन, यानी ब्लड किस चीज का बना है। तो आप याद रखेंगे कि जो ब्लड होता है ये यूजुअली क्या, ये दो ही चीजों का बना होता है। यानी जो ब्लड होता है इसमें सॉलिड पोर्शन भी बेटा आपको देखने को मिलेगा, इसमें लिक्विड पोर्शन भी देखने को मिलेगा। लिक्विड
सॉलिड पोर्शन। क्लियर, ब्लड दो चीजों का बना होता है, लिक्विड पोर्शन का भी बना होता है बेटा, सॉलिड पोर्शन का भी बना होता है। क्लियर, यानी ब्लड में दोनों चीजें देखने को मिलेगी, सॉलिड भी देखने को मिलेंगे और लिक्विड भी देखने को मिलेगा। याद रखेंगे आप कि जो ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है उसे दुनिया प्लाज्मा कहती है। द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज plasma. Am I clear? So what is plasma? Plasma is the liquid portion of the blood. It is the liquid portion of blood. अगर हम प्लाज्मा के बारे में जान ले तो आप याद रखेंगे प्लाज्मा के बारे में, इट इज अ स्ट्रॉ कलर्ड, मैं यहां पे लिख दूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जो प्लाज्मा होता है इट इज अ स्ट्रॉ colored liquid, straw colored liquid। स्ट्रा कलर्ड, आप ये याद रखेंगे कि स्ट्रा कलर्ड पेल येलो होता है। जो आपको यहां से ये दिख रहा है इस चार्ट का कलर जो है येलोविश कलर जो है, यही कलर होता है स्ट्रा कलर और यही कलर होता है प्लाज्मा का। अगर आप गूगल पे साइबर स्पेस पे सर्च करेंगे प्लाज्मा इज अ कलरलेस लिक्विड, वहां पे आपको कलरलेस भी देखने को मिलेगा, लेकिन टाटोरा ने अपनी किताब में कंसल्ट किया हुआ है कि प्लाज्मा इज अ स्ट्रा कलर्ड लिक्विड। हाँ, साइबर स्पेस में दोनों चीजें निकलती है, स्ट्रा कलर भी निकलता है और कलरलेस भी निकलता है। तो आप याद रखेंगे कि प्लाज्मा जो होता है इट इज अ स्ट्रा कलर्ड लिक्विड। और अगर हम ब्लड को 100% कंसिडर करें तो इस 100% में 55% प्लाज्मा ही होता है। सबसे ज्यादा यहां की ओर आप देखेंगे, अगर हम ये 100% कंसल्ट करें तो इस 100% में 55% बेटा क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और ये जो सॉलिड पोर्शन होता है जिसे हम ब्लड सेल्स कहते हैं, ब्लड सेल्स कहते हैं, या इन्हें हम फॉर्मड एलिमेंट्स कहते हैं, फॉर्मड एलिमेंट्स, ये होते हैं 45%। क्लियर, तो प्लाज्मा कितना होता है, 55%। होता क्या है, इट इज अ स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड। मैं आपको फिर से वापस लाऊं कि ब्लड जो होता है ये दो चीजों का बना होता है, लिक्विड पोर्शन एंड सॉलिड पोर्शन। लिक्विड पोर्शन को प्लाज्मा कहते हैं और सॉलिड पोर्शन को ब्लड सेल्स कहते हैं। जो प्लाज्मा होता है यह 55% होता है, यानी ज्यादा कौन होता है, प्लाज्मा होता है, और ब्लड सेल्स कितनी होती है, 45% होती है। अब ये जो प्लाज्मा होता है इट इज अ स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड, यानी इट इज येलोविश कलर्ड लिक्विड, पेल येलो होता है, येलोविश, इट इज येलोविश कलर्ड लिक्विड। अब ये जो प्लाज्मा है ये 55% तो होता है, लेकिन अगर हम इसको 100% कंसिडर करें, अगर हम प्लाज्मा को अब 100% कंसिडर करें, बाकी चीजों को छोड़ दें, हमारे पास अब प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा को अगर हम 100% कंसिडर करें तो इस 100% में 92% वाटर होता है अकॉर्डिंग टू रॉस एंड विल्सन। लेकिन टाटोरा ने यहां पे खुद को बहुत स्पेसिफिक बताया है और कहा है कि इसमें 91.5% वाटर होता है, 91.5% इसमें वाटर होता है। इसमें 7% जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, 7% इसमें प्रोटीन्स होते हैं। क्लियर, और इसके बाद बचा 1.5%, मैं टाटोरा के बारे में हिसाब से जा रहा हूं, 91.5% पानी होता है, 7% इसमें प्रोटीन्स होते हैं, बाकी 1.5% इसमें होते हैं बाकी सॉल्यूट, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या साल्ट्स वगैरह बाकी चीजें होती है, साल्ट्स वगैरह बाकी चीजें होती है, आयंस जो भी होता है वो 1.5% इसमें होता है। तो प्लाज्मा इट इज अ स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड, इट इज येलोइश कलर्ड लिक्विड दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 55% ऑफ द blood. It is made up of 90 to 92% water according to Ross and Wilson, and it is 91.5%. It is made up of 91.5% वाटर। आप ये भी याद रख सकते हो, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, क्योंकि 91.5% इसी रेंज में आता है, 90 to 92 में। तो इसके बाद ये 7% इसमें प्रोटीन्स होते हैं और 1.5% बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं। इसके बाद बचता है हमारा जो इसमें प्रोटीन्स होते हैं। पहले प्रोटीन्स की बात करते हैं। इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो यूजुअली 3 किस्म के प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं। एक एल्ब्यूमिन, दूसरा ग्लोब्यूलिन, क्लियर, और तीसरा फाइब्रिनोजिन। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन
एंड फाइब्रोनोजन। अब एल्ब्यूमिन जो होता है ये बहुत सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, करीबन 54% इसमें क्या होता है, एल्ब्यूमिन होता है। और एल्ब्यूमिन का मेन काम यही है कि इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक प्रेशर, इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक कोलाइडल प्रेशर को ये मेंटेन करता है। इसके बाद ग्लोबुलिन, GLOBULIN, ग्लोबुलिन जो होता है ये करीबन 38% होता है और ये मदद करता है इम्यूनिटी में, क्लियर, इम्यूनिटी। और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो होता है फाइब्रोनोजन, और फाइब्रोनोजन का यही काम है कि इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग। इसके बाद हम ब्लड सेल्स के बारे में अगर देखें तो 3 किस्म की ब्लड सेल्स होती है। एक RBCs, दूसरी WBCs और तीसरी प्लेटलेट्स। RBCs जो होती है इन्हें इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, WBCs को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। क्लियर, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। अब हमने RBCs को अलग पढ़ना है, WBCs को अलग पढ़ना है जहां हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स आएंगे, और हमने फिर प्लेटलेट्स को भी अलग पढ़ना है जहां पे हम सीखेंगे कि हाउ इट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग। ये भी हमारी क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स भी मदद करते हैं हमारे ब्लड क्लॉटिंग में, क्यों, और इनको ये कहाँ से बनती है, मेगा कैरियोसाइट वगैरह, वो हम अलग इनको जब पढ़ेंगे तभी देखा जाएगा। फिलहाल आप याद रखेंगे कि जो ब्लड होता है ये 2 चीज़ों का बना होता है, लिक्विड पोर्शन जिसे प्लाज्मा कहते हैं और सॉलिड पोर्शन जिसे ब्लड सेल्स कहते हैं। प्लाज्मा जो होता है ये 55% होता है और ब्लड सेल जो होती है 45% होती है। और जो प्लाज्मा होता है इट इज अ स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड, येलोविश कलर्ड लिक्विड, जिसमें 90 to 92% वाटर होता है, 7% प्रोटीन्स होते हैं और 1.5% बाकी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स वगैरह होते हैं। और इसमें कितने प्रोटीन्स होते हैं, यूजुअली इसमें 3 मेन प्रोटीन्स होते हैं। एल्बुमिन जो ज़्यादातर क्वांटिटी में पाया जाता है, 54% होता है इसमें, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, और ये मदद किसमें करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर में मदद करता है। ग्लोबुलिन जो होता है 38% होता है और ये इम्यूनिटी में मदद करता है, डिजीज प्रिवेंशन में मदद करता है। और इसके बाद फाइब्रोनोजन ये मदद करता है क्लॉटिंग में, क्लॉटिंग, क्लियर, शाबाश। सो इसके बाद ब्लड सेल्स जो होती है इसमें 3 चीजें आती है, RBCs, WBCs और platelets. RBCs are also called as erythrocytes, WBCs are called as leukocytes, platelets are called as thrombocytes. अब RBCs के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे, इनमें न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है, अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता, उसकी वजह क्या है, या अगर ज़्यादा होंगे तो क्या कहेंगे, कम होंगे तो क्या कहेंगे, एनीमिया और एरिथ्रोसाइटोपिनिया में क्या फ़र्क है वो हम आगे देखेंगे। इसी तरह ल्यूकोसाइट्स में ग्रेन्युलोसाइट्स, एग्रेन्युलोसाइट्स, फिर नेब देखेंगे, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। इसी तरह हम प्लेटलेट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। तो अगले वीडियो में हम RBCs के बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। टिल देन वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।